अस्सलाम वालेकुम जी। नावल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तूफ़ान अपने ज़ोर पर था। तेज़ हवाओं ने शोर मचा रखा था। तेज़ बारिश की बूंदें ज़मीन भिगो रही थीं। अरहाम विंडो में खड़ा किसी गैर मर्रई नुक्ते को देख रहा था। जिस बदनामी के डर से उसने लीज़ा पर पानी गिराने का काम किया था, आज उसी बदनामी का उसे सामना करना पड़ा। पूरी क्लास के सामने वो एक बद किरदार लड़का साबित हो चुका था। उसने तकलीफ से अपनी आंखें मूंद ली। वो जो भी कर लेता, अब सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता था। किस तरह स्टूडेंट उसके किरदार के बारे में गलत बयानी कर रहे थे, वो रोज़ रोज़ ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। लीज़ा ने एतबार की बात करके उसका एतबार तोड़ा था। वो समझ चुका था जब लीज़ा उसे एक साइड पर लेकर गई थी तो हुमा ने उसके बैग में वो स्टफ़ रखा था। उसने विंडो खोलकर तेज़ ठंडी हवा को सीने से लगाया। कुछ हद तक उसने खुद को पुरसुकून महसूस किया था। बारिश की बूंदें अंदर आ रही थीं और उसके जिस्म को छूकर उसमें जज्ब होने का इरादा रखती थीं। कुछ देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद बगैर विंडो बंद किए अपने बिस्तर पर आया और खुली आंखों से दिन में होने वाला वाक़या याद करने लगा। आहिल, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब क्या कर दिया मैंने बेगम? आहिल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। आप जायशा को वहाँ कैसे भेज सकते हैं? वहाँ समंदर आप ईशा को वहाँ कैसे भेज सकते हैं? वहाँ समंदर पर अगर उसे कुछ हो गया तो? जायशा, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह खैर करेगा, ऐसा नहीं सोचते। आहिल ने उसे टोका। लेकिन आहिल, वो अभी छोटी है, उसे वहाँ अकेले नहीं भेजना चाहिए। अच्छा जी, अब वो छोटी हो गई और रोज़ जो तुम उसे लेक्चर देती हो कि अब बच्ची नहीं रही, उसका क्या? आहिल मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। मैं जो कहती हूँ उसकी भलाई के लिए ही कहती हूँ, माँ हूँ उसकी। अच्छा, तुम परेशान तो मत हो, वैसे भी वो अकेली कहाँ है, बाकी स्टूडेंट और टीचर्स भी तो उसके साथ होंगे। लेकिन आहिल, अच्छा बस अब मुझे प्यारी सी स्माइल दो ताकि मैं ऑफिस जा सकूं। वो हल्का सा मुस्कुराई तो आहिल ने उसकी पेशानी पर लब रखे। परेशान नहीं होना, ओके? और मैं ईशा को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, उसकी टीचर्स से भी बात कर लूँगा कि ध्यान रखें। ठीक है, जायशा ने कहा, और आहिल मोबाइल उठाए रूम से बाहर निकल गया। अरहाम, अरहाम! अली उसके सर पर खड़ा उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। अरहाम ने आहिस्ता से आंखें खोली, जो पूरी रात जाकर गुजारने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आज 8 बज चुके हैं और तुम उठे ही नहीं, अली ने हैरत से पूछा। अरहाम ने टाइम का सुनकर उठना चाहा, लेकिन अपने जिस्म में शदीद दर्द महसूस करके वापस बिस्तर पर लेट गया। अली ने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक किया। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। पूरी रात वो सोया नहीं था। एक तरफ परेशानी और दूसरा ठंडी हवा और बारिश की वजह से उसे बुखार हो चुका था। और ये एक कमरे में इतना पानी इकट्ठा हो गया है, तुमने विंडो क्यों खोली? शायद इसी वजह से तुम्हें बुखार हो गया है। अली ने विंडो बंद की और उसके लिए नाश्ते की ट्रे उठाई। उठो, ये नाश्ता करो, मेरे पास बुखार की टैबलेट्स पड़ी हैं, वो तुम्हें देता हूँ। जिस्म में शदीद दर्द के बायस उससे उठा नहीं जा रहा था। अली ने उसे सहारा देकर उठाया और सामने टेबल पर नाश्ता रखा। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, वो आहिस्तगी से बोला। लेकिन खाना तो पड़ेगा, वरना बुखार कैसे उतरेगा? और अगर बुखार न उतरा तो यूनिवर्सिटी कैसे जाओगे? यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर उसके जहन में कल वाला तमाम वाक़या फिर से गर्दिश करने लगा। नहीं जाना मुझे यूनिवर्सिटी। क्या ये तुम कह रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है तुमने आज तक छुट्टी तो क्या एक लेक्चर भी मिस नहीं किया, अली हैरत से बोला। नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। मेरे भाई, जल्दी से नाश्ता कर, टैबलेट्स तो मैं तुम्हें खिला कर ही रहूँगा। अली की ज़िद पर अरहाम ने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और नवाला तोड़कर मुंह में रखा। अली ने टेबल पर टैबलेट्स रखी और यूनी जाने के लिए रेडी हो गया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेता आऊँगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसने आहिस्ता से कहा और अली इस बात में सर हिलाता हुआ निकल गया। टैबलेट्स लेकर वो वापस बिस्तर पर गिरा। उसका दिमाग अभी भी कल वाली बातों को याद कर करके फट रहा था। अलाया रेडी है, ले जाओ उसे इस्लामाबाद विज़िट करवाने। आर्यान फ्रेश होकर सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ रहा था जब महावीरा ने कहा, क्या? लेकिन मैं तो आज अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना था। मैंने तुम्हें कल बताया तो था कि सुबह अलाया को विज़िट करवाने के लिए ले जाना। अब फिर जाते रहना दोस्तों के साथ। बच्ची पहली बार पाकिस्तान आई है, उसे दिखाओ तो सही कैसा है हमारा मुल्क। अलाया ने तंजिया मुस्कुराते हुए आर्यान की तरफ देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। लेकिन मॉम, हम पूरा प्लान कर चुके हैं, उसे मैं कल ले जाऊंगा। आर्यान, बुरी बात है बेटा, वो कब से तुम्हारा वेट कर रही है। चलो लेकर जाओ उसे, महावीरा ने उसे डांटा।
आर्यान ने अलाया को घूरा। आज फिर वो उसका प्लान चौपट कर चुकी थी। चलो, वो मुंह बसोरते हुए बोला और अलाया अपनी हंसी दबाते हुए उसके पीछे चलने लगी। इरा परेशान नज़रों से सामने देख रही थी जब एक खटारा सी गाड़ी उसके पास से गुजरने लगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, वो 4 लड़के थे, उनमें से एक ने कहा। इरा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगीं। अरे ये तो लड़की है, वो भी अकेली। दूसरे लड़के की आवाज़ पर इरा के जिस्म में लहरें दौड़ने लगीं। अचानक बादल जोरों जोरों शोर से गरजने लगा और तेज़ तूफान के सन्नाटे वीराने में गूंजने लगे। अब देख क्या रहे हो, सब बाहर निकलो, मौसम ख़राब हो रहा है, तीसरा बोला। जैसे ही उनकी गाड़ी के दरवाजे खोले, इरा सकते की हालत से बाहर निकली। गाड़ी की दोनों विंडोज़ उसने कांपते हुए हाथों से जितनी जल्दी हो सके बंद की थी। वो तेज़ी से गाड़ी के दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन इससे पहले इरा गाड़ी लॉक कर चुकी थी। अबे देख तो सही, कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत के साथ चालाक भी है। गाड़ी लॉक कर ली है उसने, अब क्या करना है, दूसरा बोला। इरा का पूरा वजूद कांप रहा था। वो घुटनों में मुंह छुपाए रोने लगी। आसपास कोई पत्थर ढूंढो जिससे गाड़ी का शीशा टूट सके। एक लड़के की बात सुनकर इरा ने सर उठाया। अब वो पहले से भी ज्यादा डर रही थी। अपने अपने मोबाइल्स की लाइट ऑन किए। तेज हवा की वजह से वो चारों आंखों को सुकेड़कर पागलों की तरह आसपास कोई पत्थर तलाशने लगे। इरा ने सिसकते हुए उनकी तरफ देखा। आर्यान प्लीज़ आ जाओ, उसने शिद्दत से रोते हुए आर्यान को पुकारा, क्योंकि पिछली बार उसकी जान और इज्जत बचाने वाला वही था। बादल के गरजने की आवाज़ इरा को मजीद खौफजदा कर रही थी। अबे एक तो आंखों में मट्टी इतनी पड़ रही है, दूसरा यहाँ तो कोई पत्थर ही नज़र नहीं आ रहा, एक लड़के ने कहा। साला वैसे तो पूरा कराची में गंद ख़त्म नहीं होता, एक यही जगह होनी थी जहाँ से कोई चीज़ नहीं मिल रही शीशा तोड़ने के लिए, वो गुस्से से सर घुचाता हुआ बोला। ओए मुझे मिल गया, उनमें से एक की आवाज़ आई तो बाकी लड़कों की आंखों में चमक आई। किधर है, जल्दी कर, तोड़ गाड़ी का शीशा, एक लड़के ने कहा। फिर वो चारों भागते हुए गाड़ी के पास इकट्ठे हो गए। इरा कानों पे हाथ रखते हुए मुसलसल चीखने लगी। उसे लग रहा था आज वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगी। उस लड़के ने एक बार पत्थर मारा तो शीशा न टूटा, फिर दूसरी बार मारा, फिर भी न टूटा। उधर इरा की चीखें तूफान के साथ वीराने में गूंज रही थीं। अबे क्या कर रहा है, घर से कुछ खा पी कर नहीं निकला था क्या, दूसरे लड़के ने उसकी गुद्दी में एक लगाते हुए कहा। अब्बा ने आज सवेर से घर से निकला हुआ है, तुम सालों में से किसी एक ने भी खाने का पूछा नहीं, ताकत कहाँ से आएगी, वो मरियल सी आवाज़ में बोला। अबे यार ला, मुझे दे, तेरी मेहरबानी, पहले ही मौसम इतना ख़राब हो गया है, अब ये ना हो तब तक लड़की की चीखें सुनकर ही कोई आ जाए। उस लड़के ने उसके हाथों से पत्थर खींचकर पूरी कुव्वत से शीशे में मारा। कांच की किरचियाँ गाड़ी के अंदर और कुछ सड़क पर बिखर गईं। इरा की चीखें मजीद बुलंद हुईं। लड़के ने गाड़ी के अंदर हाथ डालकर लॉक खोला और दरवाज़ा खोलकर इरा को पकड़ने लगा। छोड़ो मुझे, वो गुबार आलूद तेज़ हवा की वजह से अपनी आंखों पर हाथ रखती हुई चिल्लाई। छोड़ भी देंगे, पहले हाथ तो आ जाओ, उसने सख्ती से उसे पकड़ते हुए बाहर की तरफ खींचा। छोड़ दो प्लीज़, वो चीखते हुए बोली। उसने इरा के मुंह पर हाथ रखा और उसे अपने गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। बाकी के लड़के गाड़ी में बैठे और एक ने गाड़ी स्टार्ट की। इरा की चीखने की आवाज़ फारिस की समात में पड़ी थी। वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ उस जगह पहुंचा। वो भागकर गाड़ी से निकला, लेकिन टूटा हुआ कांच और अंदर इरा को ना देखकर वो मामला बखूबी समझ गया था। गुड़िया, परेशानी से फारिस की जुबान से उसका नाम निकला। वो भागता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। फुल स्पीड में वो गाड़ी सड़क पर दौड़ाने लगा। जैसे ही उसने टर्न लिया, उसे अपने आगे एक गाड़ी दिखाई दी, जिसमें ऑन लाइट की वजह से वो देख सकता था कि एक लड़की मुसलसल अपने हाथ चलाते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही है। इरा, उसने चिल्लाते हुए स्पीड मजीद बढ़ाई और उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी करके ब्रेक लगाई। वो हाथ में 2 गन्स लिए तेजी से बाहर निकला। गन्स को देखकर लड़कों के होश उड़े। तेज बारिश की बूंदें सड़क को भिगोने लगीं। पानी के कतरे फारिस को मुकम्मल तौर पर भिगाने का इरादा रखते थे। वो गाड़ी रिवर्स करने लगे जब हवा में फायर की आवाज़ गूंजी और उनकी गाड़ी के टायर से हवा निकल गई। अबे ये कौन है, एक लड़का बोला जो खौफ के मारे कपकपा रहा था। भाई, रोते हुए इरा के मुंह से निकला। अब तो हमारी मौत पक्की, दूसरे लड़के ने इरा की बात सुनकर कहा। फारिस तेज कदमों से चलता हुआ गाड़ी के करीब आया। दरवाज़ा खोलकर उसने एक लड़के को बाहर निकाला। उसके जोरदार 2-3 पंच से वो लड़का ज़मीन पर गिरा और फारिस ने उसके बाजू पर पांव रखकर उसके हाथ पर 2 बार शूट किया। बाकी 3 लड़के अपने दोस्त की चीखें सुनकर ही कांप उठे थे। फारिस ने दूसरे लड़के को बाहर निकाला। उसका भी वही हाल किया जो पहले का किया था। दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा।
وہ جب لہو لہان ہاتھوں کے ساتھ سڑک پر پڑے چلا رہے تھے، ان کا خون بارش کے پانی کے ساتھ مل کر سڑک کی ڈھلوان میں بہہ رہا تھا۔ ان میں ایک درد کی شدت کے باعث بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایرا، اس نے ایرا کو گاڑی سے نکالا۔ بھائی، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکی اور اگلے پل فارس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ لیزا، زوہا اور ہما یونیورسٹی پہنچ چکی تھیں۔ زوہا کب سے ارحام کو دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی تک وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ گراؤنڈ کی سیڑھیوں پر بکس پر سر جھکائے نظر آتا تھا۔ کل رات کتنا طوفان آیا ہے، مجھے تو بہت خوف آ رہا تھا، لیزا نے ہما سے کہا۔ ہاں، واقعی بہت تیز تھا، ہما نے جواب دے کر زوہا کی طرف دیکھا جو ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے، کہاں جھانک رہی ہو بار بار؟ ہما نے حیرت سے پوچھا۔ ارے کہیں نہیں یار، ویسے ہی موسم دیکھ رہی ہوں۔ ہما کے اچانک پوچھنے پر وہ حیران ہوئی۔ پوچھ لو اس سے، کہیں اسے ارحام کا انتظار نہ کر رہی ہو، لیزا نے طنزیہ کہا۔ کیا ہو گیا ہے یار، کچھ سوچ سمجھ کر بولا کرو، زوہا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ویسے لگتا ہے وہ آج نہیں آیا، ہما نے کہا۔ کل اس کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد 2-3 چھٹیاں تو کرے گا ہی نا، لیزا کہا لگاتی ہوئی بولی، اور زوہا نے دل ہی دل میں افسوس کیا۔ اچھا چلو، لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، لیزا نے کہا تو وہ تینوں اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ 1 گھنٹے کا لیکچر لینے کے بعد وہ تینوں باہر نکلیں۔ زوہا کو بھی ابھی تک ارحام دکھائی نہیں دیا تھا۔ لیزا، ہما میں ابھی آتی ہوں، کچھ دیر میں زوہا بولی۔ ارے لیکن کہاں جا رہی ہو، ہم بھی چلیں گے ساتھ، لیزا نے کہا۔ نہیں یار، میں آتی ہوں، بس 5 منٹ ویٹ کرو پلیز، زوہا ان کا جواب سنے بغیر وہاں سے چل دی۔ لیزا اور ہما نے کندھے اچکائے۔ کیمسٹری بلاک جا کر وہ ارحام کی کلاس میں داخل ہوئی، اسے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ الٹے قدموں وہ واپس نکلی، وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ارحام جس طبیعت کا مالک تھا، اس کی یقیناً یہاں کسی سے دوستی نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کیسا ہوگا، کیا حال ہوگا، کیا کر رہا ہوگا وہ، زوہا دل ہی دل میں افسوس کرتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ آریان نے اسلام آباد وزٹ کی مشہور ترین جگہ مونومنٹ کے آگے گاڑی روکی۔ علایا گاڑی سے باہر نکلی اور اس وسیع جگہ کو دور دور تک دیکھنے لگی۔ چلو، آریان نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں لے کر آئے ہو، کیا نام ہے اس جگہ کا، علایا نے جاننا چاہا۔ پاکستان مونومنٹ، آریان نے بتایا۔ اچھا، اس میں کیا خاص ہے؟ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ اگر مجھ سے ہی سب کچھ پوچھنا تھا تو یہاں کیوں آئی؟ اس نے علایا کو گھوری سے نوازا۔ اوکے نہیں پوچھتی، لیکن اس کی ہسٹری تو بتاؤ۔ اس کی سنگ بنیاد 24 مارچ 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے رکھی تھی۔ اوہ آئی سی، وہ ہونٹوں کو گول کرتی ہوئی بولی۔ واو، واٹ از دس؟ علایا نے سامنے اشارہ کیا۔ یہ 4 مینار ہیں، پہلے میں بادشاہی مسجد کا سکیچ ہے، پھر وہ اسے دوسرے مینار کی طرف لے کر گیا جہاں قائد اعظم کا اور مینار پاکستان کا سکیچ تھا۔ علایا یہ سب دیکھتے ہوئے بہت انجوائے کر رہی تھی۔ پھر آریان نے اسے تیسرا مینار دکھایا جہاں بلوچستان کا نقشہ کھینچا گیا تھا۔ چوتھا مینار دیکھنے کے بعد علایا نے درمیان میں بنے بہت بڑے سٹار کو دیکھا جو اسے بہت اچھا لگا۔ اٹس بیوٹیفل، علایا نے سن گلاسز اتار کر سر پہ ٹکائے۔ یہ رات کو شائن کرتا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے، آریان نے اسے بتایا۔ پھر آریان اسے لیے ایک سائٹ پر کھڑا ہوا جہاں سے پاکستان دور دور تک نظر آ رہا تھا۔ آریان نے اسے وہاں سے فیصل مسجد، مارگلا ہلز اور بہت سے دوسرے مقامات دکھائے۔ پھر وہ اسے مونومنٹ میں بنے گئے میوزیم میں لے کر گیا جسے لوگ ورثہ پاکستان میوزیم کہتے ہیں، جس میں قندھارا کے متعلق مختلف چیزیں اور برصغیر کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ شاہ سوری، محمد بن قاسم اور باقی مشہور جرنیلز کے سٹیچو دکھائی دیتے ہیں۔ پھر وہ اسے میوزیم کی ایک گیلری میں لے گیا جہاں مغلیہ دور دکھایا گیا تھا، درویشوں اور جنگجوؤں کے سٹیچو، بادشاہ کا سٹیچو اور ملکہ کا سٹیچو بنایا گیا تھا۔ علایا نے ملکہ کے سٹیچو کو پرشوق نظروں سے دیکھا جو باریک ریشمی دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ پھر وہ اسے ایک تھیٹر میں لے گیا جہاں بیٹھ کر اسکرین پر پاکستان کی مکمل ہسٹری دیکھ سکتے ہیں۔ چلو یہاں بیٹھ کر ہسٹری مووی دیکھتے ہیں، علایا خوشی سے بولی۔ جی نہیں، اتنا فضول وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ کر 2 گھنٹے ویسٹ کروں، آریان اسے گھورتے ہوئے بولا جس پر علایا نے منہ بسورا۔ چلو اب تمہیں فیصل مسجد دکھاؤں۔ وہ وہاں سے باہر نکلے اور علایا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر علایا نے مارگلا ہلز کو شوق سے دیکھا۔ سبز پہاڑیوں سے گاڑی گزر رہی تھی اور علایا اس کی ویڈیو بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے فیصل مسجد کے آگے گاڑی روکی۔ علایا نے گردن میں لپٹے ہوئے سٹولر کو سر پر لیا تو آریان نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر جلد ہی اپنا رخ دوسری طرف کیا۔ بہت خوبصورت ہے، اس کی ہسٹری بتاؤ، علایا نے پوچھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد یہ ہے اور اس کی تعمیر 1976 میں سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس پر $120 ملین کا خرچہ ہوا ہے جو کہ سعودی عرب کے بادشاہ فیصل نے دیا۔
اسی وجہ سے مسجد کا نام بھی ان کی نسبت سے ہے۔ آریان اسے مسجد دکھاتے ہوئے ساتھ ساتھ بتانے لگا، واؤ، اس کی ڈیزائننگ کمال ہے۔ علیہ کو یہ واقعی ہی بہت خوبصورت لگی تھی۔ یہ ڈیزائننگ ایسے ہی نہیں ہو گئی، اس کے لیے ڈیزائننگ کا عالمی مقابلہ رکھا گیا تھا جس میں 17 ممالک کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ٹوٹل 34 ڈیزائنر پسند کیے گئے تھے جن میں سے ایک ڈیزائنر چوز کرنا تھا۔ آریان بتا رہا تھا اور علیہ شوق سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر کس نے ون کیا؟ علیہ نے پوچھا۔ یہ مقابلہ ترکی کے ایک آرکیٹیکٹ نے ون کیا تھا، اس کے بنائے گئے ڈیزائن پر یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ میں تو بہت امپریس ہو رہی ہوں پاکستان سے، اٹس بیوٹیفل۔ چلو اب یہاں سے تمہیں دامنے کو کی طرف لے کر جانا ہے۔ آریان جلد از جلد اسے اس وزٹ کروا کر جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ دامنے کو کیا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ جاؤ گی تو خود ہی دیکھ لینا کیا ہے، آریان نے تنگ آ کر کہا۔